हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हमारी स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सिलेबस जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आज के सेशन में देखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसका थोड़ा सा आइडिया लगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए और आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अगर आंसर का आइडिया लगता है तो बताइए, फिर मैं आपको यहाँ पर सही आंसर बताऊंगा और फिर उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक के बारे में थोड़ा आइडिया लगेगा और आपका एक तरह से थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग भी चैट में कमेंट में बताते रहिए आंसर। अगर आप लोगों को नहीं भी आते तो गलत बता दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेक्चर 3 में हाँ, वो तो करवाएंगे ना, कल करवा देंगे। वो जो आप लेक्चर 3 वाला बोल रहे हो उसमें जो बचा हुआ सेक्शन है वो मैंने देख लिया है। कल की जो क्लास रहेगी सैटरडे, कल मतलब सैटरडे, उसमें फर्स्ट हाफ में मैं आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करवाऊंगा और सेकेंड हाफ में जो 30 मिनट बचे हुए हैं वो उसमें कंप्लीट करेंगे। तो 1.5 घंटे की अपनी क्लास रहती है 1:30 की। तो 1.5 घंटे में से 1 घंटा एमसीक्यू करेंगे और बाकी जो समय बचेगा उसमें जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, बचा पोर्शन का मतलब है कि जिसमें वॉइस चली गई है, मेरे हिसाब से उसमें हम लोग पॉलिसी पढ़ रहे थे, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। उस पॉलिसी में मैं आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क बता रहा था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और उसके गवर्नेंस और फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो बता रहा था। तो उसमें वॉइस का दिक्कत है। कल जो है 1 घंटा हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे और बाकी जो आधा पौन घंटा बचेगा उसमें हम लोग जो आपका जिसमें वॉइस चली गई है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैंने देख लिया है कौन सा लेक्चर है, तो कल उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आप लोगों को बताना है। आंसर ठीक है पीयूष, बढ़े आगे। चलिए ये लीजिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी डीएसडी का हेड ऑफिस कहां पर लोकेटेड है? ऑप्शन है ए इंदौर, बी जबलपुर, बी जबलपुर, सी भोपाल और डी ग्वालियर। डीएसडी का हेड ऑफिस कहां पर है ये आपको बताना है। डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी डीएसडी का हेड ऑफिस कहां पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर, ठीक है। तो आप लोग बताइए। बी जबलपुर, ठीक है, पीयूष जबलपुर बता रहे हैं। मणि, जिशान और कौन है, पूजा, नेहा। नेहा आप न्यू हो क्या? इसका आंसर है जैसा कि पीयूष ने बताया, द करेक्ट आंसर इज बी जबलपुर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसे समझने वाली बात नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन है कि डीएसडी जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसका हेड ऑफिस कहां पर है? जबलपुर में, ठीक है। ठीक है, जिशान आपका भी सही है और पीयूष आपका भी सही है, ठीक है। डीएसडी का हेड ऑफिस जबलपुर में लोकेटेड है। डीएसडी के बारे में आपको पता ही है कि डीएसडी जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वो मध्य प्रदेश में डायरेक्टर आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डीटीईएसडी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है। मध्य प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो पूरा फ्रेमवर्क हमने पढ़ा है उसका पूरा हमने एक फ्रेमवर्क, एक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो देखा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो एजेंसी है वो है डीटीईएसडी, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट है डीएसडी। इसी डीएसडी के अंतर्गत आपके आईटीआई आते हैं। इसी डीएसडी के अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे आईटीआई कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हेड ऑफिस कहां पर है डीएसडी का। डीएसडी का हेड ऑफिस जो है वो जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए
ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब टेक्निकल इन द सेंस कि कंसेप्चुअल है, तो आपको मैं पढ़ के बता देता हूं, शायद आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द आईटीआईज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये चार आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट आईटीआई के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन चार स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन से करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट वाले बताना है। किसके बारे में है ये किसके बारे में है? चारों जो स्टेटमेंट है वो आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में कैसा है उसके बारे में है। ठीक है, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आईटीआई इन मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। ITIs are under Directorate of Technical Education, a department under DTE-SDE. दूसरा है ITIs have technical staff, non-technical staff and official staff. तीसरा है in मध्य प्रदेश ITIs are organized at the 8 different zonal level. और चौथा है Joint Director is the heading authority at the zone level या zonal level. ITIs के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में आईटीआईज के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में इन चार स्टेटमेंट में से कौन से गलत है, कौन से सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, आईटीआईज आर अंडर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट अंडर डीटीईएसडी। आईटीआईज हैव टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक स्टाफ एंड ऑफिशियल स्टाफ। In Madhya Pradesh, ITIs are organized at the 8 different zonal level और joint director is the heading authority at the zone level. बताइए इसमें से कौन, आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे कॉम्बिनेशन में। ऑप्शन में आपको बता देता हूं क्या है कॉम्बिनेशन ऑप्शंस का। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड एंड फोर्थ और डी है सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड एंड फोर्थ और डी है सेकंड एंड थर्ड। बताइए कि इनमें से कौन से गलत है चार में से, जल्दी से। कौन से इनकरेक्ट है ये आपको बताने हैं। पीयूष बता रहे हैं ए, दैट इज वन एंड थर्ड। जिशान, और बताइए। आप बता रहे हो कि पहला और तीसरा गलत है ना, ए का मतलब है कि पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, और कोई बताने का इच्छुक? पूजा, आपने भी क्लासेस अटेंड की, आप भी बताइए। नेहा, आप न्यू हो या आपने हमारे वीडियोस पहले मतलब देखे हैं? लाइव में तो आप नहीं हो, लाइव में तो मतलब आप नहीं रहते हो यूजुअली। अगर आपने देखे हो वीडियो क्लासेस तो आप भी अटेम्प्ट कर सकते हो। गलत बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत भी देखो, नहीं अटेम्प्ट करने से तो गलत अटेम्प्ट करना ठीक है। देखिए, न्यू ज्वाइन किया है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर आप केवल समझो, हाँ, और कोई? निशान सी बता रहे हैं, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट लिखा है ना, इनकरेक्ट आपको करेक्ट वाले नहीं बताना है, आपको इनकरेक्ट वाले बताना है, इनकरेक्ट वाले बताना है, जो गलत है वो वाले बताना है, इनमें गलत वाले पहचानना है आपको। देखिए, एक बार और सोच लीजिए,
फिर मैं बताता हूं आपको सही आंसर इसका, एक बार आप और सोच लीजिए। जिशान सी बता रहे हैं, पीयूष ए बता रहे हैं। आप दोनों का ही सही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको बताता हूं सॉल्व करके तो आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको इसमें से गलत बताने हैं। अब अपन एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? ITIs आर अंडर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अ डिपार्टमेंट अंडर DTESD। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? DTE, इसको DTE बोलते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ITI किसके अंदर आते हैं? DSD के अंदर आते हैं। अभी मैंने आपको इसमें ही तो बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ सबसे ऊपर मध्य प्रदेश में DTESD। DTESD के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें एक DSD है, एक DTE है, एक RGPV है, एक फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और भी कई सारे हैं। इनमें ITI किसके अंदर आता है? DSD के अंदर आता है। अभी अपन ने बात की, जिसका हेड ऑफिस जबलपुर में। ठीक है, अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ITI जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी DTE के अंदर आते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया और क्लासेस में भी बताया है, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ITI का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तब भी बताया था कि ITI DSD के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या लिखा है? DTE के अंतर्गत आता है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट नहीं आ रहा है उसको हटा दो, क्योंकि वो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसमें किसमें फर्स्ट नहीं आ रहा है? तीसरे और चौथे में, तो ये तो वैसे भी गलत हो ही जाएगा, है ना। दूसरा देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ITIs हैव टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड ऑफिशियल स्टाफ। मैंने आपको बताया था कि ITI में दो तरह का स्टाफ होता है, एक टेक्निकल होता है, सॉरी, एक टीचिंग होता है जिसको हम टेक्निकल बोलते हैं, और एक होता है ऑफिशियल स्टाफ। टीचिंग जिसको टेक्निकल बोलते हैं और दूसरा होता है ऑफिशियल स्टाफ। नॉन टेक्निकल जैसा कोई स्टाफ ITI में नहीं होता। बताया था आपको मैंने कि दो तरह के स्टाफ होते हैं, एक टेक्निकल स्टाफ होता है जो कि टीचिंग स्टाफ है, और दूसरा ऑफिशियल स्टाफ होता है। तो टीचिंग स्टाफ और ऑफिशियल स्टाफ होता है, नॉन टेक्निकल स्टाफ जैसा कोई स्टाफ ITI में नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो, इन मध्य प्रदेश ITIs आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट जोनल लेवल। हाँ, ये तो सही है ना, 8 अलग अलग जोन लेवल पे ITIs को डिवाइड किया हुआ है। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तब बताया था कि 8 जोन्स में ITIs को बांटा गया है। 8 जोन कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बताया था। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। देखो हमारे यहाँ वैसे जोन ज्यादा है, ठीक है, अब आ रही होगी। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो सही है ना अपना। मध्य प्रदेश में ITIs को 8 अलग अलग जोनल लेवल पे बांटा गया है, ये मैंने आपको बताया था। 8 कौन कौन से जोन है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, बालाघाट, रीवा, जबलपुर और सागर। इन 8 जोन लेवल पे इनको बांटा गया है, ये तो मैंने आपको बात बताई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या है? जॉइंट डायरेक्टर इज द हेडिंग अथॉरिटी एट द जोन लेवल। हाँ, ये वाला भी सही है। हेड, जो जोनल लेवल पे जो हेड अथॉरिटी है वो जॉइंट डायरेक्टर होता है। ठीक है, स्टेट लेवल जो है, स्टेट लेवल पे सबसे ऊपर मिनिस्टर होता है जो कि मिनिस्ट्री के लेवल पे है। उसके बाद DTESD
सॉरी, ये जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर किस लेवल पे होगा? DTESD लेवल पे। उसके नीचे DSD लेवल है, DSD लेवल पे जो है वो डायरेक्टर होता है। इसके नीचे जोनल लेवल है, जोन के लेवल पे जॉइंट डायरेक्टर होता है। और हर जोन में फिर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो ITI है उसका हेड जो है वो प्रिंसिपल है। क्या वो ऑफिशियल से अलग है? कौन? नॉन टेक्निकल स्टाफ क्या होता है? नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है वो ऑफिशियल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ कुछ होता ही नहीं। नॉन टेक्निकल स्टाफ कुछ भी नहीं होता, एक टेक्निकल स्टाफ होता है और एक ऑफिशियल स्टाफ होता है। नॉन टेक्निकल स्टाफ नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ देखोगे तो उसमें टेक्निकल स्टाफ है और ऑफिशियल स्टाफ है, नॉन टेक्निकल स्टाफ उसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्योंकि तीन चीजें लिखी हुई है तो तीन होते ही नहीं है, दो ही होते हैं भाई। इसमें मैं अगर यहाँ पर और लिखता कि ऑफिशियल स्टाफ को ही नॉन टेक स्टाफ बोलते तो बात अलग है। तीन स्टाफ लिखे हुए हैं, टेक्निकल, नॉन टेक और ऑफिशियल, तो क्या तीन स्टाफ होते हैं? नहीं, दो ही होते हैं, टेक्निकल और ऑफिशियल, जिसको टेक्निकल को टीचिंग भी बोल देते हैं, टेक्निकल और ऑफिशियल। ठीक है, तो हाँ ये भी सही है, ज्वाइंट डायरेक्टर जो है वो जोन लेवल पे अथॉरिटी होता है। स्टेट लेवल पे DTESD है, उसमें मिनिस्टर होता है, हेड ऑफिसर या हेड अथॉरिटी मिनिस्टर है, जो भी स्किल। हाँ ठीक है, तो DTESD होता है, DTESD सबसे ऊपर है, DTESD सबसे ऊपर है और इसमें मिनिस्टर होते हैं। चलो अब आ रही है आवाज? हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ऊपर लेवल जो सबसे एपेक्स अथॉरिटी है, सबसे हाईएस्ट बॉडी है, वो है DTESD, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में जो मिनिस्टर है, मतलब स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो इसमें हेडिंग अथॉरिटी है। DTESD एपेक्स बॉडी है जिसमें हेडिंग अथॉरिटी मिनिस्टर है, जो कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर होगा स्टेट में है ना, सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ MP का जो भी मिनिस्टर होगा स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ MP का जो भी मिनिस्टर होगा स्किल डेवलपमेंट के लिए वो एपेक्स अथॉरिटी है। इसके नीचे DSD है, DSD में आता है डायरेक्टर, इसकी जो हेडिंग अथॉरिटी है वो है डायरेक्टर। और इसके नीचे फिर जोन है 8 अलग अलग, और 8 जोन अलग अलग है, उनमें जो हर जोन में जो हेडिंग अथॉरिटी है वो है जॉइंट डायरेक्टर। और फिर उसके बाद हर जोन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ITI कॉलेज बने हुए हैं, मतलब ITI बने हुए हैं, उनमें जो हेडिंग अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल है। ये तो अपन ने बात की थी। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो है वो सही हो गया, फोर्थ वाला सही हो गया। तो अपने को बताने कौन से हैं? इनकरेक्ट बताने हैं। तो इनकरेक्ट कौन से हैं इनमें से? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। नॉन टेक्निकल स्टाफ जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ऑफिशियल स्टाफ होता है और टेक्निकल स्टाफ या टीचिंग स्टाफ होता है। ठीक है,
उसको नॉन टेक स्टाफ नहीं बोलते, जो ऑफिशियल स्टाफ है उसका नाम नॉन टेक स्टाफ नहीं है। आई बात समझ में? तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और वैसे भी 3 स्टाफ तो होते ही नहीं है, 2 ही तरह के स्टाफ होते हैं, इसमें 3 की बात की गई है जो कि गलत है। ठीक है, तो बी आपका सही आंसर है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? देखो इसमें आपको एलिमिनेट कैसे करना है। अगर आपको एक भी या 2 भी ऑप्शन आते हैं तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे यहां अगर मेरे को अगर पहला ही पॉइंट अगर मुझे समझ में आ जाए, बाकी 3 के बारे में मुझे कुछ भी हवा ना लगे, जैसे मान लो मुझे पहला ही समझ में आ गया कि आईटीआई आर अंडर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये गलत है। मान लो कि मुझे ये आइडिया लग गया कि भैया पहला पॉइंट तो गलत है, क्योंकि जो आईटीआई है वो डीएसडी के अंतर्गत आता है, बीटीई के अंतर्गत नहीं आता। पहले पॉइंट को देख करके मुझे आइडिया लग गया कि पहला पॉइंट तो मेरा गलत है ही है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे पता है कि आईटीआई डीएसडी के अंतर्गत आते हैं, डीटीई के अंतर्गत नहीं आते, तो पहला गलत है। अब अगर आपको बाकी 3 का आइडिया ना भी लगे तो भी आपका आधा काम तो हो गया कि भाई जिसमें पहला है, जिसमें पहला और जिस ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिए हैं ए बी सी डी, इन 4 ऑप्शंस में से जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट नहीं है उसको हटा दो, क्योंकि मुझे इनकरेक्ट बताना है और फर्स्ट वाला पॉइंट इनकरेक्ट है। तो जिसमें भी फर्स्ट नहीं है उसको तो मैं पहले ही हटा दूंगा। तो यहां पर तीसरा और चौथा ऑप्शन यानी सी और डी आपका अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। आपका 50% काम तो अपने आप हो गया, आपका 50% सही होने के चांसेस अपने आप हो गए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शंस में सी और डी, इन दोनों ही ऑप्शंस में पहला पॉइंट नहीं है। सी में तीसरा और चौथा है, डी में दूसरा और तीसरा है, इनमें पहला पॉइंट नहीं है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है मेरे आंसर नहीं हो सकते। ना तो सी मेरा आंसर हो सकता है ना डी आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों ही में फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं है। जबकि फर्स्ट वाला पॉइंट आंसर में आना चाहिए, क्योंकि वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और मेरे से पूछा भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट गया है। तो 50% काम तो आपका अपने आप हो गया, भले ही आपको बाकी के 3 ना भी पता हो। अब अगर मान लो कि आप तुक्का भी मार दो तो कम से कम आधा चांस तो है आपका सही होने का। पहले आपका चौथा ही चांस था, 25% चांस था, अब आपका कितना चांस हो गया है? आधा चांस हो गया है ना सही होने का। अगर आप तुक्का भी लगा दो मान लो तो भी आपका आधा चांस तो है सही होने का। आगे बात समझ में? भले ही मुझे बाकी 3 ना पता हो, लेकिन फिर हम दूसरा देख लेते हैं। आईटीआई हैव टेक्निकल नॉन टेक, मान लो ये भी आपको पता चल जाए तो फिर आपका पूरा ही काम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों आपको पता चल जाए फिर तो आपका पूरा ही काम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बस इसमें ही है, बाकी किसी में भी नहीं। आगे बात समझ में? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई डाउट? पीयूष, जिशान, पूजा, नेहा। नेहा आप जैसे जैसे क्लासेस अटेंड, हमारे लेक्चर देखती जाएंगी तो आपको क्लियर होता जाएगा। आप इतना लोड मत लो क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है, तो आप सिर्फ अभी समझो, आप फिर जैसे जैसे क्लासेस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन फिर बहुत फैक्चुअल है। Which of the following is not an element of vocational education? Which of the following is not an which of the following is not an element of vocational education? A. Knowledge, B. Attitude, C. Aptitude और D. Skills. ठीक है, ए नॉलेज, बी एटीट्यूड, सी एप्टीट्यूड और डी स्किल्स। इसमें इन चारों में से नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और स्किल्स, इन चारों में से कौन सा एलिमेंट वोकेशनल एजुकेशन का हिस्सा नहीं है या वोकेशनल एजुकेशन का एलिमेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन? इनमें से कौन सा वोकेशनल एजुकेशन का हिस्सा नहीं है? नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और स्किल। जीशान और पीयूष दोनों भी बता रहे हैं, जबकि आंसर है सी, एप्टीट्यूड। बाकी जो 3 है, नॉलेज, एटीट्यूड
और स्किल्स, ये तीनों जो है वोकेशनल एजुकेशन का हिस्सा माने जाते हैं। एप्टीट्यूड को इसका हिस्सा नहीं माना जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, एप्टीट्यूड को इसका एलिमेंट नहीं माना जाता। ठीक है, नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास हुनर है। स्किल्स का मतलब एक स्किल्स जो है वो उसको इंप्लीमेंट करने वाली चीज है। ठीक है, और उसके लिए राइट एटीट्यूड। तो नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स, इन तीनों को वोकेशनल एजुकेशन के तीन एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआती लेक्चर, पहला या दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हमने एकदम शुरू ही किया है। शुरुआती लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वोकेशनल एजुकेशन के तीन एलिमेंट्स हैं, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल्स। ठीक है, तो सही आंसर है सी फॉर कैलकाटा, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। हालांकि आप लोग अटेम्प्ट करते चलो बेटा, क्योंकि भले ही गलत अटेम्प्ट करो, आपको कम से कम थोड़ा आइडिया तो आएगा ही। ये पढ़ लो आप लोग, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। वो तो क्या है, अपन क्वेश्चन अभी सॉल्व करते चलते हैं, उसमें कोई नहीं, अभी तो आपके पास टाइम है, आप फिर से उसको देख लो। और भी अपन एमसीक्यूज अभी बहुत सारे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब, पर अपन तो सारे देखते चलते हैं। आप लोग देख लेना, अभी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, उसको भी एक बार पढ़ लेना। एमसीक्यूज तो अपन लगातार सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एनपीओएसडीई 2015। जो 2015 की नई पॉलिसी आई है, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं, एनपीओएसडीई, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। उसके बारे में 4 पॉइंट्स दिए हैं, इनको आपको पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको करेक्ट वाले बताने हैं, करेक्ट वाले। तो ये चारों पढ़ो और देखो कि इनमें से कौन से करेक्ट है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पहला लिखा हुआ है, द पॉलिसी सुपरसीड्स द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ 2009। द पॉलिसी मतलब ये जो नई पॉलिसी आई है 2015 की, इसकी बात हो रही है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। राइट, इसकी बात हो रही है। तो द पॉलिसी सुपरसीड्स द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट ऑफ 2009। दूसरा पॉइंट है, टू अट्रैक्ट फंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री, कंपनीज आर इनकरेज्ड, to attract the funds from industry and companies are encouraged to spend at least 30% of their CSR, that is corporate social responsibility, funds on skill development as per the policy। मतलब पॉलिसी के अनुसार, पॉलिसी के हिसाब से फंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्री और कंपनीज को इंकरेज किया गया है कि वो अपने सीएसआर का कम से कम 30% स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगी, है ना। अपना उनकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत उन पर डाला गया है सीएसआर, उसमें वो जितना भी खर्च कर रही है उसका कम से कम 30% वो स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगी। ये प्रावधान जो है पॉलिसी में, ये प्रोविजन किया हुआ है। तीसरा पॉइंट है, पॉलिसी प्रोविजंस फॉर ई हब्स टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। पॉलिसी प्रोविजंस फॉर ई हब्स टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। और चौथा है, a public trust set up by government of India to act as receptacle for all donations, contributions from all contributors। बताओ थोड़ा बहुत आपको कुछ आइडिया लग रहा है, कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। देखो, पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो नई पॉलिसी है 2015 की, इसने 2009 की जो पॉलिसी है जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट 2009, इसको सुपरसीड कर लिया है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि फंड को अट्रैक्ट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, पैसा पाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड को अट्रैक्ट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड को अट्रैक्ट करने के लिए इस पॉलिसी में, नई पॉलिसी में ये प्रोविजन किया हुआ है। स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल गेन करने के लिए इस पॉलिसी में, 2015 की पॉलिसी में ये प्रोविजन किया गया है
कि कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो है अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR का कम से कम 30% स्किल डेवलपमेंट पे खर्च करेंगी। ठीक है, CSR आप लोग जानते हैं 2013 में जो कंपनी एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि सारी जो कंपनीज इंडस्ट्री है उनको एक थोड़ा सा हिस्सा अपने प्रॉफिट का अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना पड़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, मतलब कोई भी वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट चलाती है तो उसके लिए उनको फंड देना पड़ेगा, वो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समाज से कमा रहे हो तो समाज को देना आपका काम। ठीक है, तो इसमें ये है। तीसरा जो है वो कहा गया है कि जो पॉलिसी है वो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए ई हब्स का प्रोविजन करती है। 2015 की पॉलिसी देश में एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए ई हब्स के लिए प्रोविजन करती है। ई हब्स का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप हब्स ही होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि इसके फाइनेंसिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग के लिए एक पब्लिक ट्रस्ट सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें सारे डोनेशंस, कंट्रीब्यूशंस जो भी आता है वो उस ट्रस्ट में रखा जाता है, डाला जाता है। तो स्किल डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग के लिए भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पब्लिक ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें सारे डोनेशन और कंट्रीब्यूशंस जो आते हैं, पैसा जो आता है, फाइनेंसेस आते हैं, सारे कंट्रीब्यूटर्स की तरफ से उसको उसमें डाला जाता है। अब इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है, आपको कौन से सही है ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा। बी ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा। सी ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा। और डी ऑप्शन है चारों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ई हब्स में एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है क्या सर? ओके, मैं बताता हूं अभी। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा ए, पहला, तीसरा और चौथा बी, पहला, दूसरा और चौथा सी, और चारों डी में कहा गया है चारों सही है। ठीक है, अब अपन एक एक करके देखते हैं। पीयूष सी बता रहे हैं। अरे जीशान आप भी बताओ, कोई पूजा आप भी बताओ कौन सा सही है। ई हब्स का मैं बताता हूँ पीयूष आपको। आप सी बता रहे हो ना, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, मैं बता देता हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे थोड़ा सा नेहा डी, चारों बता रहे हो आप तुक्का लगा रहे हो। लग गया तो लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का। आप बेसिकली तुक्का मार रहे हो, है ना? आपको लग रहा है चारों ही सही है, मतलब चारों ही दिख तो रहे हैं कि करेक्ट ही है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए, देखते हैं अपन। देखो इसमें क्या है कि पहला पॉइंट तो आपका सही है ना? पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ाई है। पहले हमारे यहाँ एक पॉलिसी बनी थी 2009 में पहली बार। उससे पहले तक तो भारत में पॉलिसी थी नहीं स्किल डेवलपमेंट की। पहली बार जो इंडिया में पॉलिसी बनी स्किल डेवलपमेंट को लेकर, वो मनमोहन सिंह की यूपीए की गवर्नमेंट में बनी 2009, जिसका नाम था नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट 2009। पहली बार इंडिया में मनमोहन सिंह की सरकार में 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट में पॉलिसी बनी जिसका नाम था नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट 2009। ठीक है, इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, कुछ कमियां थी, कुछ पॉइंट अच्छे से। जब 2015 में नई पॉलिसी बनी मोदी जी के आने के बाद, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 2015 में जब नई गवर्नमेंट आई श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस नई पॉलिसी ने इस पुरानी पॉलिसी को सुपरसीड कर दिया, क्योंकि इसमें जो अच्छी बातें थी उसको तो इसमें कंटिन्यू रखा गया, और जो कुछ कमियां थी उसको दूर कर दिया गया। जो नई चीजें और ऐड करनी चाहिए थी वो ऐड कर ली। ठीक है, तो जो नई पॉलिसी आई उसने पुरानी पॉलिसी को सुपरसीड कर लिया। तो ये पॉइंट हमारा सही है, ये मैंने आपको तब भी बताया था। ए जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सही है। अब इसमें आप ये करो कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट पॉइंट नहीं है, उसको आप एलिमिनेट कर दो, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमारा सही है और हमको बताना करेक्ट ही है। आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, और फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। तो जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट वाला नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट वाला नहीं है, ए, तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और ए ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट दिया ही नहीं गया, जबकि हमको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें फर्स्ट पॉइंट नहीं दिया, तो जबकि फर्स्ट पॉइंट सही है, तो ये एलिमिनेट हो गया, आप 3 ही बचे। तो 70%, 75% जो है आपके चांसेस आ गए। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ही आपको पहचानने में दिक्कत होगी। दूसरा पॉइंट जो है वो सही, टू अट्रैक्ट फंड्स ऑफ इंडस्ट्री कंपनीज आर एनकरेज्ड एटलीस्ट 30% ऑफ देयर सीएसआर। इसमें गाइस प्रोविजन ये है 25% का प्रोविजन है, एटलीस्ट 25%। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है, इसमें सब कुछ सही है, लेकिन ये जो आंकड़ा है, जो नंबर है, ये गलत है। प्रोविजन ये किया गया है पॉलिसी में कि कंपनीज को अपने सीएसआर का कम से कम 25% स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च करना पड़ेगा, 30% नहीं है, 25% है। ये प्रोविजन तो किया गया है कि जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, वो अपने सीएसआर के तहत जो भी उनका बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कुछ हिस्सा स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगी, लेकिन मिनिमम 25% करेगी, ये प्रोविजन है। यहां 30% लिखा हुआ है, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, अब जिस भी ऑप्शन में सेकंड पॉइंट आ रहा है वो अपने आप हट जाएगा, तो आप लोग आंसर में ही पहुंच जाओगे अब तो, है ना। सेकंड पॉइंट जिसमें भी आ रहा है वो अपने आप हट जाएगा। तो सेकंड पॉइंट फर्स्ट में आ रहा है, ये हमने हटा दिया। सेकंड पॉइंट इसमें भी आ रहा है फोर्थ में, ये भी हटा दिया। सी में भी सेकंड पॉइंट आ रहा है, ये भी हटा दिया। तो बिना दो स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ आपको ना भी पता हो तो आपके पास करेक्ट आंसर अपने आप निकल आएगा बी। अगर आप बाकी दो ऑप्शन नहीं भी पढ़ो, अगर आप बाकी के दो ऑप्शन मतलब पॉइंट, आप बचे हुए दो पॉइंट्स को अगर नहीं भी पढ़ो तब भी आपका आंसर निकल आया बी। एलिमिनेट मेथड की यही खासियत है, मतलब एलिमिनेशन मेथड की, एलिमिनेशन मेथड की यही खासियत है। आपको थोड़ा भी पता हो तो आप आंसर के नजदीक पहुंच सकते हो, कई बार तो करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे आपको 4 में से 2 पॉइंट भी पता है, तब भी आप एलिमिनेट करके सही आंसर पे आ गए। सेकेंड पॉइंट आपको पता है गलत है, तो जहां जहां सेकंड आ रहा है उसको हटा दो। तो ए में भी सेकंड आ रहा है, सी में भी सेकंड आ रहा है, डी में भी सेकंड आ रहा है, बच गया बी। तो बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी कुछ बचा ही नहीं, बी बचा है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, इसलिए जिस भी ऑप्शन में ये आ रहा है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमको करेक्ट वाला बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अपने आप आपका करेक्ट आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके करेक्ट है। हालांकि हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आपको इन बाकी के दो भी पता चल जाए। पॉलिसी प्रोविजंस फॉर ई हब्स टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, पॉलिसी में ई हब्स बनाने की बात की गई है। मैंने आपको जब पढ़ाया था जिसमें आवाज चली गई है पीयूष, उसी में मैंने आपको बताया है पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, उसी में पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एक क्लॉज है। ठीक है, जो पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी, उसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क है। स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क है। जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसी में ई हब्स का प्रोविजन किया गया है, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप हब्स बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर ई हब्स बनाए जाएंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे देश में। तो ये वाला भी हमारा करेक्ट है। और चौथा क्या है, अ पब्लिक ट्रस्ट सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हाँ, इसकी फाइनेंसिंग जिसमें आवाज चली गई है मैं आपको कल बताऊंगा। फाइनेंसिंग जो है उसमें ये प्रोविजन किया गया है, फाइनेंसिंग में ये प्रोविजन किया गया है कि एक फंड बनाया जाएगा, एक पब्लिक फंड बनाया, मतलब ट्रस्ट जिसको बोलेंगे, एक पब्लिक ट्रस्ट बनेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडीई जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक
ट्रस्ट बनाएगी जिसमें जो भी कंट्रीब्यूशन, जो सपोर्ट आता है, जितना भी पैसा आएगा उसको उस ट्रस्ट में रखा जाएगा। जैसे सीएसआर से पैसा आएगा, 25% का प्रोविजन किया है तो सीएसआर से पैसा आएगा, और डोनेशंस के फॉर्म में, कंट्रीब्यूशंस के फॉर्म में जो पैसा आएगा, अगर कोई स्वेच्छा से डोनेशन देना चाहता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, अगर कोई स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अगर सेस लगाया जाता है इसके लिए तो सेस से पैसा आएगा, सीएसआर से पैसा आएगा। इस सब को जो है एक अलग फंड में, एक अलग ट्रस्ट में रखा जाएगा। ये प्रोविजन जो है वो पॉलिसी में किया गया है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा हो गया? 1/3 एंड 4th। 1/3 एंड 4th का में आ रहा है बी में, तो बी हमारा करेक्ट है। हालांकि आपको चारों ना भी पता हो तो यहाँ पर शुरू के 2 पता हो तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो एलिमिनेट करके। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा ये वाला। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अटेम्प्ट करो, भले सही गलत कुछ भी करो, अटेम्प्ट करो। ठीक है, 5वां देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? इसमें से आपको 4 पॉइंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड है। ये कब बने हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तो पहला है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, दैट इज पीओए 1993, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दैट इज एनसीएफ 2005, मुदलियार कमीशन, दैट इज 1953, एंड कोठारी कमीशन 1962। ठीक है, इसमें आप बताइए कि कौन से करेक्टली मैच है। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ए में लिखा है 1st एंड 4th, बी में लिखा है 2nd एंड 4th, सी में लिखा है 2nd एंड 3rd, और डी में लिखा है 1st एंड 3rd। इसमें से आपको कौन से करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। इन चारों में से कौन से करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। इसमें क्या है, इनका कब ये बने थे, ये कमीशन कब बने थे, उनके ईयर दिए हुए। कमीशन है या कमिटी है, एक्शन है, कुछ भी है। जैसे पीओए प्लान ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। ये जो बॉडीज हैं या कमीशन है, ये किस सन में बने थे उसके बारे में बताया है। तो इसमें से कौन से सही मैच है, कौन से गलत मैच है, ये आपको बताना है। आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको सही बताता हूं। गूगल मत करना, बिना गूगल करे बताओ। पीयूष, बी, दैट इज 3rd एंड 4th। ओके, जिशान, सतीश, पूजा, जिशान, पूजा, बताइए। गूगल तो नहीं कर रहे हो ना? कौन से करेक्टली मैच्ड है, ये मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है ना। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशंस और कमिटीज। रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशंस और कमिटीज, उसमें हमने ये पढ़ा है। ठीक है, देखो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1993, ये गलत है क्योंकि 92 में आया था, ये आया था 1992 में। ये गलत है। जिसमें भी एक आ रहा हो अपने आप हट जाएगा। डी और ए हट गया। ठीक है, डी और ए अपने आप हट गया ना। डी और ए हट गया क्योंकि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था पीओए। तो फर्स्ट वाला गलत है। अब फर्स्ट वाला गलत जिसमें भी आ रहा है ऑप्शन में उसको हटा दो, तो ए में आ रहा है और डी में आ रहा है, दोनों ही हट गए। क्योंकि हमको करेक्ट वाले बताने हैं। हमको बताने क्या है, करेक्टली मैच्ड बताने हैं, करेक्टली मैच्ड। तो जिसमें भी एक आ रहा है वो हट गया। 50% काम आपका हो गया। आपने एक ही ऑप्शन, एक ही पॉइंट देखा और 50% काम हो गया। ठीक है, इसलिए एमसीक्यूज में ये खास बात है। 50% काम आपका केवल एक स्टेटमेंट से हो गया, बाकी 3 आपको ना भी पता। ठीक है,
दूसरा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये भी सही है, ये तो सही है, ये तो 2005 में ही आया था, ये करेक्ट है। अब जिसमें भी दो आ रहा है, जिसमें भी दो नहीं आ रहा वो हट जाएगा। तो ये तो दोनों पहले ही हट गए थे, इन दोनों में से इसमें दो नहीं आ रहा तो ये भी हट गया, आंसर आपका सी आ जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड अपने आप आ गया, देखो दो ही में आंसर। सेकेंड वाला सही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीएफ, एनसीएफ 2005 में ही आया था, ये भी यूपीए की गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, उस समय आया था। एनसीएफ भी जो है वो 2005 में आया था, यूपीए 1 के टाइम पे। तो ये सही है। अब हमारा ए और डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था, बी और सी बचे थे। अब उसमें भी जो सी है उसमें सेकंड आ रहा है, बी में सेकंड नहीं आ रहा, तो बी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? संकल्प में 2018 को 23 बताया है, इन 2009 में स्टार बताया है सर, वहां कुछ कंफ्यूजन है क्या? संकल्प में 2018 क्या बोल रहे हो आप? संकल्प में 2080 टू 13 बताया है, एंड 2009 में स्टार्ट बताया है सर, वहां कुछ नहीं नहीं, वो क्या है, प्रोविजन बने। संकल्प स्कीम जो है उसका उसको मतलब एक होता है कि उसका फॉर्मेशन पहले 2018 में हो गया था, उसको लागू 19 से किया गया है, उसको लागू जो है वो 19 से किया गया है। संकल्प और स्ट्राइव जो है 2018 में इनके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, ठीक है, लेकिन वो एक्शन में आई है 2019 से, ठीक है। एनीवे, तो यहां पर ये अपने आप एलिमिनेट हो गया, तो अब अपना आंसर बचता है सी। तो सी में क्या आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड अपना सही है, मुदलियार कमीशन 1953 में आया था। मुदलियार कमीशन का एक और नाम है, कोई बता सकता है क्या नाम है मुदलियार कमीशन का? थर्ड वाला भी सही है, मुदलियार कमीशन 1953 में आया था नेहरू जी की सरकार में। आप में से बता सकते हैं है कोई मुदलियार कमीशन का दूसरा नाम क्या है? और कोठारी कमीशन 1962, ये वाला गलत है। ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि कोठारी कमीशन जो है वो आया था 1964 से 66, ठीक है, तो ये वाला गलत है। तो सेकंड और थर्ड हमारा सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। कोठारी कमीशन 64 से 66 मैंने आपको सेकेंडरी एजुकेशन करके, हाँ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वही है। मुदलियार कमीशन का एक और नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। लेकिन इसके जो चेयरपर्सन थे वो मुदलियार करके एक ऑफिसर थे, तो इसलिए इसको मुदलियार कमीशन भी बोलते हैं। इसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। जैसे आप लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसके जो चेयरपर्सन हेड थे वो फजल अली, जस्टिस फजल अली थे, तो उसी कमीशन को फजल अली कमीशन भी बोल देते हैं, और उसी का नाम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, एसआरसी बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपना मध्य प्रदेश भी बना है और भी कई सारे स्टेट बने। तो इसमें कौन से सही है? अपना सेकंड और थर्ड सही है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सी में, तो सेकंड एंड थर्ड। कोठारी कमीशन 64 से 66 है, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है 92 है। बाकी एनसीएफ जो है ये 2005 में आया था, और मुदलियार कमीशन 1953 में आया। एलिमिनेशन आप समझ गए कि जो ऑप्शन आपको गलत या सही एक भी पॉइंट लग जाए तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन में देख के कि उसको कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, कौन से में एब्सेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, which of the following commissions which of the following commission or policy or program recommended to set up a joint council और अ सेंट्रल, और नहीं आएगा, ये एंड आएगा, एंड अ सेंट्रल काउंसिल, दोनों ही बताई थी इसमें। किसने बताई थी आपको बताना, यहाँ एंड आएगा, है ना, एंड।
और की जगह इसको एंड लिख लो, एंड सेंट्रल काउंसिल, ठीक है, एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इनमें से किस कमीशन द्वारा या किस पॉलिसी द्वारा या किस प्रोग्राम द्वारा, इनमें से किस कमीशन या किस पॉलिसी या किस प्रोग्राम के द्वारा वोकेशनल एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए एक जॉइंट काउंसिल और एक सेंट्रल काउंसिल को सेटअप करने की बात की गई है। एक जॉइंट काउंसिल और एक सेंट्रल काउंसिल, दोनों को सेटअप करने की, और नहीं आएगा है ना, एंड आएगा, यहां एंड लिखा हुआ है। इनमें से किस कमीशन या पॉलिसी या प्रोग्राम के द्वारा वोकेशनल एजुकेशन के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए एक जॉइंट काउंसिल और एक सेंट्रल काउंसिल सेटअप करने की बात की गई है। एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ऑन आएगा ना, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986, राजीव के समय, जो राजीव गांधी की तैयारी थी, और कोठारी कमीशन, कमेटी नहीं कमीशन, कोठारी कमीशन। एनसीएफ 2005, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और कोठारी कमीशन। इनमें से किस प्रोग्राम या कमिटी या कमीशन या पॉलिसी जो भी है उसके द्वारा स्किल डेवलप, ये आपके वोकेशनल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए एक जॉइंट काउंसिल और एक सेंट्रल काउंसिल के गठन की बात की गई, को सेटअप करने की बात की गई। एक जॉइंट काउंसिल और एक सेंट्रल काउंसिल के गठन या उसके स्थापना की बात की गई। बताओ पीयूष, पूजा। बी फॉर बॉम्बे प्रोग्राम ऑफ, हाँ, तो द करेक्ट आंसर इज बी, बी फॉर बॉम्बे प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इसमें ये बात की गई, ठीक है, बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है पीयूष, करेक्ट, ओके, सही है आपका, बी जो है वो राइट आंसर है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में ऐसी बात की गई थी, ठीक है, अपन ने पढ़ा है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसमें ये बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, which of the following is or are correct about MPSDP? MPSDP मतलब मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है एमपीएसडीपी, एमपीएसडीपी यानी मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अच्छा पढ़ लिया, एमपीएसडीपी यानी मुख्यमंत्री, सॉरी, एमपीएसडीपी यानी मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एमपीएसडीपी यानी मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको करेक्ट वाले बताना है, अपने को करेक्ट वाले बताना है। क्या लिखा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज फंडिंग पार्टनर, एडीबी जिसको बोलते हैं, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो फंडिंग पार्टनर है, और दूसरा है ITEES, दैट इज ITE एजुकेशन सर्विसेज सिंगापुर इज द टेक्निकल पार्टनर, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, किसके बारे में, एमपीएसडीपी के बारे में। एमपीएसडीपी का मतलब क्या होता है, मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एमपीएसडीपी के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको करेक्ट वाले बताना है, दरअसल सही वाले बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि एमपीएसडीपी का जो फंडिंग पार्टनर है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। एमपीएसडीपी के लिए मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी एमपीएसडीपी के लिए जो फंडिंग पार्टनर है वो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और दूसरा एमपीएसडीपी यानी मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्निकल पार्टनर है वो ITEES सिंगापुर यानी ITE एजुकेशन सर्विसेज, ITEES मतलब ITE एजुकेशन सर्विसेज सिंगापुर टेक्निकल पार्टनर है। तो ऑप्शन आपको लिखा हुआ है, ए ऑप्शन है केवल पहला ओनली वन, बी ऑप्शन है ओनली टू, सी ऑप्शन है बोथ 1 and 2, और डी ऑप्शन है नीदर 1 nor 2।
आपको करेक्ट बताना है कौन से करेक्ट है। चलो अंकिता भी सी बोल रही हैं और पीयूष भी सी बोल रहे हैं। इतनी देर से काय के लिए आए अंकिता? अभिषेक, चलो अभिषेक भी आ गया। अरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिस दिन एमसीक्यू उस दिन पे आ जाया करो लाइव में ही, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा है। आप लोग आंसर बताते हो तो उसी में तो मतलब ये है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। कल भी आप लोग सब आ जाना टाइम पे, क्योंकि कल भी अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? अभिषेक, अंकिता, बाकी पीयूष और आप तो रहते ही हो, नेहा, पूजा वगैरह। नेहा आप भी, ठीक है ना? कौन सा सही है? तो आप लोग सी बता रहे हो, सही है। करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही है, बोथ 1 और 2। क्लियर है? जो एमपीएसडीपी है उसके लिए फंड जो है वो एडीबी के द्वारा दिया जा रहा है, उसका कुछ हिस्सा बाकी गवर्नमेंट देगी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसमें फंडिंग पार्टनर है। कुछ पैसा, कुछ अमाउंट जो है वो एडीबी दे रहा है, लोन में दे रहा है, ऐसा नहीं कि फ्री में दे रहा है, लोन दे रहा है। एडीबी ने उसमें लोन दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एडीबी के साथ जो है पार्टनरशिप की है और वो वहां पर लोन हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बाकी जो बचा हुआ फंड है वो गवर्नमेंट ऑफ एमपी देगी, मध्य प्रदेश सरकार देगी, ठीक है? और इसका टेक्निकल पार्टनर जो है वो ITES सिंगापुर है, ये भी करेक्ट है। क्लियर है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। हाँ चलो, ये तो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और प्रोजेक्ट लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिविजनल, एक सेकेंड ये मिसप्रिंट है, मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और प्रोजेक्ट लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिविजन लेवल ITIs इन द स्टेट? ये है ITIs इन द स्टेट, ITIs इन द स्टेट, ठीक है? इसको ऐसे पढ़ो, ये ITIs इन द स्टेट। अब पढ़ो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और प्रोजेक्ट लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिविजनल लेवल ITIs इन द स्टेट? इन द स्टेट मतलब मध्य प्रदेश में, MP। ये जो चार आपको दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन सी स्कीम या कौन सा प्रोजेक्ट डिविजनल लेवल पे ITIs को मॉडर्नाइज करने के लिए प्रोविजन करता है? पीयूष बता रहे हैं बी, अंकिता भी बता रही है बी। ये जो चार आपको ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन सी स्कीम या प्रोजेक्ट डिविजनल लेवल पे ITIs को मॉडर्नाइज करने के लिए प्रोविजन करता है मध्य प्रदेश में? MP की बात कर रहे हैं अपन। कौन सा प्रोजेक्ट, हालांकि ये चारों ही प्रोजेक्ट, जो तीनों ही प्रोजेक्ट जो दिए हैं, चौथा तो नन है, तीनों ही प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में ही चल रहे हैं, है ना? तीनों ही प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के हैं। तो इन तीनों प्रोजेक्ट या तीनों स्कीम्स में से, स्कीम या प्रोजेक्ट जो भी है, स्कीम या प्रोजेक्ट जो भी है, तीनों में से या चारों में से कौन सी स्कीम या प्रोजेक्ट डिवीजन लेवल पे ITI के मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रोविजन करता है मध्य प्रदेश के अंदर? क्योंकि तीनों ही MP की है। आप लोग बी बता रहे हो, बी दैट इज MPSDP, ठीक है? तो पहला क्या है, ए क्या है, SSR GSP। SSR GSP मतलब संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, जो कि भोपाल में। तो SSR GSP मतलब संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क। बी है आपका MPSDP, मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सी है MMKSY, दैट इज मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। और डी इज नन। आप लोग बता रहे हो बी दैट इज MPSDP, तो आपका आंसर करेक्ट है। एक्चुअल क्वेश्चन है MPSDP। MPSDP 3 काम करता है। एक है GSP की, GSP जो है उसमें ये GSP को बनाने के लिए जिम्मेदार है ग्लोबल स्किल पार्क। दूसरा है 10 डिवीजन में ITIs को मॉडर्नाइज करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो बेसिकली जो MPSDP है वो ये काम कर रहा है। हर डिवीजन में एक ITI को चिन्हित किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो कि किया जा चुका है, और उस ITI को मॉडर्नाइज करने के लिए काम करेगा। और ये जो ITI है, ये जो दूसरे ITI है उस डिवीजन में जो अदर ITIs है,
उनके लिए भी एक तरह से मतलब नोडल एजेंसी या नोडल फर्म की तरह से, नोडल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, एमपीएसडी। अगला, एक ही चीज है, डिवीजन या जोन एक ही, इस मामले में डिवीजन या जोन एक ही। जोन बोल लो चाहे डिवीजन बोल लो, एक ही है। लेकिन यहां पर याद रखना कि एमपीएसडीपी 10 आईटीआई बनाएगा 10 डिवीजन में, 10 डिविजन में, मतलब एक डिवीजन में एक, तो 10 डिवीजन में टोटल 10 हो जाएंगे। और जो मैंने आपको वहां पर आईटीआई का बताया था, जो मैंने आपको 8 जोन्स एंड 10 डिविजन, तो उसमें क्या है, देखो वो जो आपको बताया गया है आईटीआई के बारे में, आईटीआई के बारे में जो मैंने आपको बताया है कि इसको 8 जोन्स में बांटा गया है, ठीक है, 8 जोन्स में बांटा गया है। और डिवीजन जो है वो कितने बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है पहले ये समझो। आईटीआई टोटल अपने को कितने, एमपी में कितने जोन्स में बनाए गए हैं, 10 जोन्स में। लेकिन आपके जो मॉडर्नाइजेशन होगा आईटीआई का, वो 10 आईटीआई के बारे में कहा गया है। 10 आईटीआई के बारे में कहा गया है, मतलब इसमें क्या कहा गया है, डिविजनल लेवल पे किया जाएगा, डिविजनल लेवल पे किया जाएगा। तो जोन और डिवीजन जो है वो वैसे तो आप मान सकते हैं कि एक ही चीज है, जोन और डिवीजन वैसे तो आप मान सकते हैं कि एक ही चीज है, लेकिन इस मामले में आईटीआई के मामले में डिवीजन और जोन में अंतर, वो अंतर क्या है कि टोटल अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो डिवीजन जो है वो 10 है, डिवीजन जो है वो कितने हैं, 10 है। लेकिन आईटीआई को 8 जोन्स में बांटा गया है, आईटीआई को कितने जोन्स में बांटा गया है, 8 जोन्स में बांटा गया है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिवीजन जो बनता है वो बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जैसे आप संभाग जिसको बोलते हैं, संभाग लेवल जिसको बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संभाग बोलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो बनता है उसको बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। अब आप जो बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ आईटीआई का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो आईटीआई का है उसको 8 जोन में बांटा गया है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है और आ रहा है कि आईटीआई को तो 8 ही जोन्स में बांटा गया है और मॉडर्नाइजेशन जो है वो बोल रहे हैं कि 10 डिविजन में किया जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है ना, यही आपका क्वेरी है कि आईटीआई जो है उसको 8 ही जोन्स में बांटा गया है और आप ये बोल रहे हो कि जो मॉडर्नाइजेशन होगा वो 10 डिविजन में होगा, जबकि जोन तो हमारे पास 8 ही है। ये आपकी क्वेरी है। इसमें देखो है क्या बेटा, कि जोन तो हमारे पास 8 है जिसमें आईटीआई को बांटा गया है, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे, जैसे दो जोन, जैसे डिवीजन 10 है, तो क्या है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो डिवीजन वाइज किसी और डिवीजन में आते हैं लेकिन जोन वाइज किसी और जोन में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि 50 जिले हैं, 50 डिस्ट्रिक्ट है, 50 डिस्ट्रिक्ट को मान लो कि मैंने 5 डिवीजन में बांट दिया, 5 डिवीजन में बांट दिया, और एक डिवीजन में कितने जिले आ जाएंगे, 10 जिले आ जाएंगे, 10 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हमने इसको बांट दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे बांट दिया, ठीक है। मान लो कि 50 जिले हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, 50 जिले बांट रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमने 50 जिलों को 5 डिवीजन में बांट दिया, एक डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको टेक्निकल एजुकेशन के लिए इसको डिवाइड किया, टेक्निकल एजुकेशन के लिए जब हमने इसको डिवाइड किया, तो हमने 5 डिवीजन ना बना करके हमने 5 डिवीजन ना बना करके क्या किया, 50 है मान लो कि 4 डिवीजन बना लिए मान लो,
ठीक है, 50 डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने 4 डिवीजन, 4 जोन बना लिए बेसिकली। टेक्निकल एजुकेशन के लिए 4 जोन बना लिए, ठीक है। तो इसमें 4 जोन अगर हम बना रहे हैं और हमारे पास 50 डिस्ट्रिक्ट है, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? मान लो कि मैंने 2 में तो 10-10 कर दिया, बचे 30, और 2 में 15-15 कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्निकल एजुकेशन के लिए डिवीजन। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो, आइए थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीज है, इसको आप समझ लो डिवीजन और जोन में क्या अंतर है। वैसे हम लोग डिवीजन और जोन को एक ही मानते हैं, लेकिन डिवीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। जोन जो हमारे बने हुए अभी, मतलब हमेशा नहीं, यहाँ डिवीजन का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है और जोन का मतलब टेक्निकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बात एकदम क्लियर हो जाएगी। मान लो कि 50 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उसको 5 जोन्स में बांटा, 5 डिवीजन में बांटा हुआ है। 50 डिस्ट्रिक्ट है, 50 डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने 5 डिवीजन में बांट दिया, हर डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट रख दिए। ठीक है, लेकिन जब टेक्निकल एजुकेशन के लिए आईटीआई बनाने की बात हुई, तो हमने आईटीआई बनाने के लिए 50 डिस्ट्रिक्ट को 5 डिवीजन में ना बांट करके कैसे बांटा? 4 जोन्स में बांट दिया। 4 जोन्स में से 2 जोन में 10-10 जिले रख दिए और 2 जोन्स में 15-15 जिले रख दिए। ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसलिए किया जा सकता है कि कुछ जिले जो है वो छोटे हैं, मान लो कि वहां पर 2 जिलों के बीच में एक आईटीआई की जरूरत हो, है ना, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। कुछ जिले बड़े, जैसे अब इंदौर बहुत बड़ा जिला है ना, इंदौर में ये हो सकता है कि भाई यहाँ पर अगर मान लो कि इंदौर जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इंदौर जोन में उज्जैन, देवास, ये सारे इलाके आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ज्यादा आईटीआई खोलने की जरूरत है। वहीं अगर आप किसी ऐसे इलाके में चले जाए जहां पर छोटा शहर है और आसपास के इलाके भी छोटे, जैसे अगर आप मान लो कि सागर चले जाओ, तो सागर में जो आ रहे होंगे शहडोल, डिंडोरी, मंडला, छोटे मोटे, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, वहां पर आपको हर एक जिले में एक ना खोल के 2 जिलों के बीच में भी एक आईटीआई खोला जा सकता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा डिवीजन हम टेक्निकल एजुकेशन के लिए आईटीआई बनाने में भी करें, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है और हमने जो आईटीआई बनाए हैं वो जरूरत के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन की उस क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उसके हिसाब से बांटे। ठीक है, तो भले ही 50 डिस्ट्रिक्ट को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 5 डिवीजन में बांटा, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के लिए जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो 50 डिस्ट्रिक्ट को हमने 4 जोन में बांट दिया। ठीक है, जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश में टोटल संभाग 10 संभाग है, मान लीजिए कि 10 संभाग है, 10 डिवीजन है, लेकिन जोन्स कितने हैं? टेक्निकल एजुकेशन के लिए 8 ही जोन। आगे बात समझ में, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे 10 संभाग है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के लिए कितने जोन है? 8 ही जोन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो आप बोल रहे हो कि 10 डिवीजन, अगर हमारे पास 8 जोन है, तो अब जो आईटीआई का मॉडर्नाइजेशन होगा वो जोन्स में ना करके कैसे कर दिया जाएगा? डिविजन्स में कर दिया जाएगा। अगर हमारे पास 10 डिवीजन है तो हम मॉडर्नाइजेशन जो है वो जोन लेवल का ना करके कैसे करेंगे? डिवीजन लेवल का करेंगे। अब हुआ बात, समझ में आई बात? हम लोग क्या करेंगे कि 8 संभागों में, मतलब 8 जोन में मॉडर्नाइजेशन ना करके 10 के 10 सारे जो संभाग है सभी में एक एक आईटीआई को मॉडर्नाइज करेंगे। ये प्रोविजन है। अब क्लियर हुआ? हो गया? नहीं हुआ? मॉडर्नाइजेशन जो है वो जोन लेवल पे ना होकर के डिवीजन लेवल पे होगा। मतलब संभाग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं, संभाग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं, हर संभाग में एक आईटीआई को मॉडर्नाइज किया जाएगा, ना कि डीएसडी ने जो 8 जोन बनाए हैं उनमें किया जाएगा। डीएसडी ने जो 8 जोन बनाए हैं उनमें मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, जो 10 डिवीजन है उनमें होगा। उनमें वो 8 तो शामिल हो ही जाएंगे ना, वो 8 तो शामिल हो ही जाएंगे और जो 2 बच रहे हैं वो भी उसमें आ जाएंगे। अब क्लियर है? अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो सीखे एमपीएसडीपी आपको समझ में आई गया।
क्लियर है आप लोगों को कि जोन और डिवीजन में क्या अंतर है? और जो हमारा मॉडर्नाइजेशन होगा वो 10 डिविजन्स में होगा, जबकि एमपी में आईटीआई के जोन कितने हैं? आईटीआई के जोन है 8। आईटीआई के जोन है 8, लेकिन डिवीजन कितने पे होगा? 10 डिवीजन में। मतलब क्या है कि जो 2 संभाग इसमें छूटे हुए हैं उनमें भी एक एक आईटीआई को मॉडर्नाइज किया जाएगा। ये 8 में तो हो गई, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, बालाघाट, इन 8 में तो हो गई। और जो 2 संभाग इसमें छूटे हैं उनमें भी ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी इनहांसमेंट प्रोग्राम। एम्प्लॉयबिलिटी इनहांसमेंट प्रोग्राम के बारे में ये जो पॉइंट दिए हैं इन पर आप सोचो, विचार करो। They are crafted to bridge up the gap between skill possessed by the candidates and the abilities that are looked for by an employer. Looked for by an employer. ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी इनहांसमेंट प्रोग्राम के बारे में जो पॉइंट्स दिए हैं इन पे आपको विचार करना है, सोचना है। पहला पॉइंट है, employability enhancement programs are crafted to bridge up the gap between skills possessed by the candidates and the abilities that are looked for by an employer. दूसरा पॉइंट है, these program includes only domain or sector related skills. तीसरा है, these programs does not include generic skills. दूसरा पॉइंट है, these programs includes only domain or sector related skills. और तीसरा पॉइंट है, these programs does not include generic skills. आपको इन तीनों में से कौन से करेक्ट है ये बताने हैं। इन तीनों में से कौन से करेक्ट है ये बताने हैं। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी है सेकंड एंड थर्ड। आपको बताना है कौन से करेक्ट है। पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, तीनों, पहला दूसरा और तीसरा तीनों, और दूसरा और तीसरा कौन से सही है? एम्प्लॉयमेंट इनहांसमेंट एम्प्लॉयबिलिटी इनहांसमेंट प्रोग्राम के बारे में आपको यह बताना है कि एम्प्लॉयबिलिटी इनहांसमेंट प्रोग्राम के बारे में, एम्प्लॉयबिलिटी इनहांसमेंट प्रोग्राम के बारे में तीनों में से कौन से सही है। Employability enhancement programs are crafted to bridge up the gap between skills possessed by the candidates and the abilities that are looked for by an employer. These programs include only domain and sector related skills. These program does not include generic skills. चलो, अंकिता बता रही है सी, that is first, second and third तीनों ही सही है, ये बता रही है। पीयूष बता रहे हैं कि सेकंड और थर्ड जो है वो सही है। अच्छा, आपको इनकरेक्ट बताने हैं, सॉरी इनकरेक्ट बताने हैं। ओके, सॉरी इनकरेक्ट बताने हैं पीयूष इनकरेक्ट बताने हैं, अंकिता इनकरेक्ट बताने हैं। ओके, सॉरी नॉट करेक्ट बताने हैं, मैंने नॉट नहीं पढ़ा था, इनकरेक्ट वाले बताने हैं। अब आप फिर से बता दो अगर बताना चाहो, या आपने इनकरेक्ट वाले ही बताए। सॉरी, यहां पर नॉट करेक्ट लिखा है, आपको इनकरेक्ट वाले बताने। ओके, नॉट करेक्ट बताने, नॉट करेक्ट ही बताने। सॉरी, मैंने नॉट नहीं पढ़ा था। ओके, चलो अब बता दो नॉट करेक्ट कौन से हैं। तो आप लोग, अंकिता ने अपना आंसर बदल के डी कर दिया, ठीक है। पीयूष भी डी बता रहा है, अंकिता भी डी बता रही है, और अभिषेक आप भी डी बता रहे हो। नेहा आपने तो पढ़ा हुआ है, ये नहीं है तो आप नहीं बताओगे अभी। पूजा आप तो आंसर बता ही नहीं रहे हो, आप भी बता दो। चलो, बाकी अंकिता और अभिषेक और पीयूष ये तीनों डी बता रहे हैं। जब तीनों ही डी बता रहे हैं तो डी ही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेते हैं कौन से इनकरेक्ट है। पहला क्या है, दे आर क्राफ्टेड टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन स्किल्स पॉजेस्ड बाय द कैंडिडेट एंड द एबिलिटी दैट आर लुक्ड फॉर बाय एन एम्प्लॉयर। ये तो सही है, करेक्ट है ना, ये तो करेक्ट है अपना। दूसरा, दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड ओनली डोमेन और सेक्टर रिलेटेड, ये इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें डोमेन रिलेटेड और आपकी सेक्टर रिलेटेड भी रहती है, प्लस आपकी दूसरी भी रहती है, जैसे आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, फिर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो गया, है ना। उसके बाद जो है आपका लाइफ एक्सपीरियंस जो हो गया, लाइफ एक्सपीरियंस हो गया। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया आपका, आपको इंटरव्यू में कैसे फेस करना है, इंटरव्यू फेस करना है, ये सब चीजें इसमें आ जाती है।
तो सारी चीजें आ जाती है। तो ये वाला गलत है, इसमें सिर्फ डोमेन या सेक्टर रिलेटेड स्किल्स नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी हासिल करने के लिए दूसरी स्किल्स भी चाहिए, जैसे इंटरव्यू, जीडी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब भी इसमें सिखाया जाता है, क्योंकि केवल टेक्निकल एजुकेशन से एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। अगर आप ओवरऑल आपको सब आता है तो आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा क्या है, दिस प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड जेनरिक स्किल्स, ये भी गलत है, इसमें जेनरिक स्किल्स भी रहती है। जेनरिक स्किल्स का मतलब आपकी क्रिएटिविटी, एडेप्टेबिलिटी, है ना, चीजों को आप कैसे, मतलब जिसको बोलते हैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब जेनरिक स्किल्स है। आपकी क्रिएटिविटी, एडेप्टेबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सीखने की जो इनिशिएटिव लेने की जो ताकत है, सीखने की क्षमता कितनी है आप में, लर्निंग कैपेसिटी आपकी क्या है, ये सब जेनरिक स्किल्स। तो ये भी सब इसमें बताया जाता है। तो ये वाला जो है ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी इनहांसमेंट प्रोग्राम जो होते हैं उसमें डोमेन रिलेटेड स्किल्स के साथ साथ जेनरिक स्किल्स को भी सिखाया जाता है। तो इसमें क्योंकि लिखा है डज नॉट इंक्लूड, तो ये वाला गलत है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, डी। सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों ही गलत है, सेकेंड एंड थर्ड, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट है, तो डी आपका सही। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो और आंसर बताओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ अ टीपीओ, दैट इज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। टीपीओ के रोल के बारे में 4 पॉइंट लिखे हैं, आपको बताने हैं कौन से सही है, करेक्ट वाले बताने हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। इस बार करेक्ट बताने, इस बार आपको करेक्ट बताना। पहला है अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरव्यू फेसिंग स्किल्स। दूसरा है असिस्ट एम्प्लॉयर्स एक्टिव, अचीव है ये, असिस्ट एम्प्लॉयर्स अचीव देयर हायरिंग गोल्स, अचीव लिखा है ना, अचीव देयर हायरिंग गोल्स, असिस्ट एम्प्लॉयर्स टू अचीव देयर हायरिंग गोल्स, अप्रूव्स एनुअल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बजट, और चौथा है अप्रूव्स ऑन कैंपस ड्राइव्स, ऑन कैंपस, अप्रूव्स ऑन कैंपस ड्राइव्स, जो ऑन कैंपस ड्राइव्स होती है वो ऑन कैंपस ड्राइव्स। पीयूष, अंकिता, अभिषेक तीनों सी बता रहे हैं, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ अ टीपीओ, टीपीओ के रोल के बारे में आपको बताना है कौन से सही है। आपको इस बार करेक्ट बताने हैं, कौन से बताने हैं, करेक्ट वाले बताने हैं। आप लोग करेक्ट ही बता रहे हो ना। पहला है अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरव्यू फेसिंग स्किल्स। दूसरा है असिस्ट एम्प्लॉयर्स देयर हायरिंग गोल्स। तीसरा है अप्रूव्स एनुअल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बजट, और चौथा है अप्रूव्स ऑन कैंपस ड्राइव्स। अब आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ए कहता है फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड, ए कहता है फर्स्ट एंड थर्ड, ए कहता है फर्स्ट एंड थर्ड, बी कहता है थर्ड एंड फोर्थ, सी कहता है फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी कहता है सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ए कहता है फर्स्ट एंड थर्ड, बी कहता है थर्ड एंड फोर्थ, सी कहता है फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी कहता है सेकंड एंड थर्ड। करेक्ट बताने हैं, तो आप लोग सब सी बता रहे हो, देखते हैं। देखो पहला तो सही है ना, पहला सही है। टीपीओ जो है वो इंटरव्यू फेसिंग स्किल्स के लिए और सॉफ्ट स्किल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है। टीपीओ का काम है कि पहले जब कैंपस आने वाले रहते हैं उसके कुछ महीने पहले से ही जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं थर्ड ईयर के, फाइनल ईयर के, जो भी कैंपस में बैठने वाले हैं, उनको वो इंटरव्यू फेसिंग के लिए जीडीपीआई के लेक्चर लगाना। हालांकि वो पहले से ही शुरू हो जाते, थर्ड ईयर में शुरू हो जाते जीडीपीआई के लेक्चर्स लगना। आप लोग भी कॉलेजेस में पढ़े हैं तो जीडीपीआई होता है, टीपीओ उसको अरेंज करवाता है। ठीक है, तो जीडीपीआई वगैरह के जो इंटरव्यू होते हैं वो सब टीपीओ अरेंज करता है, उसका काम है, तो सही है। दूसरा है एम्प्लॉयर्स को उनके हायरिंग गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, सही बात है भाई। एम्प्लॉयर्स के हायरिंग गोल्स क्या है, एम्प्लॉयर्स के हायरिंग गोल है अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को अपने यहाँ सिलेक्ट करना, जो लायक हो, योग्य हो, एबल हो, कॉम्पिटेंट हो। एम्प्लॉयर का हायरिंग गोल क्या है, एम्प्लॉयर का हायरिंग गोल है बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को अपने यहाँ हायर करना, और इसमें उसकी मदद टीपीओ करता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है।
तीसरा क्या है, अप्रूव एनुअल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बजट, ये गलत है। अप्रूव प्रिंसिपल करेगा, डायरेक्टर जो है वो करेगा, ये केवल क्या करता है, प्रिपेयर करता है, बजट बनाता है, लेकिन अप्रूव नहीं करता। अप्रूव करने की इसके पास अथॉरिटी थोड़ी है, वो अथॉरिटी डायरेक्टर या प्रिंसिपल के पास होती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का बजट बनाने में ये मदद कर सकता है, जो कि करता है। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का जो बजट है उसको बनाता टीपीओ है। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का जो बजट होता है, टीपी बजट, उसको बनाता टीपीओ है, लेकिन उसको फाइनली अप्रूव ये नहीं करता, क्योंकि अप्रूवल का अथॉरिटी इसको नहीं है, प्रिंसिपल या डायरेक्टर को तो है। तो ये तो गलत हो गया। फिर चौथा क्या है, अप्रूव ऑन कैंपस ड्राइव, ये भी गलत। अप्रूवल किसको किससे लेना पड़ता है, प्रिंसिपल या डायरेक्टर। ऑन कैंपस ड्राइव अगर आपको करवाना है, अगर ऑन कैंपस ड्राइव होती है किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, तो इसका अप्रूवल वहां के प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी है उनसे लिया जाता है, वो अथॉरिटी है। टीपीओ जो है इसको अप्रूवल नहीं देता, प्रपोज करता है। प्रपोज ये करता है, अप्रूवल डायरेक्टर देगा या प्रिंसिपल देगा, जो भी है वहां पर, ठीक है। तो ये केवल क्या करेगा, प्रपोज करेगा। क्या प्रपोज करेगा, ऑन कैंपस ड्राइव। प्रपोज कैसे करेगा, डेट बता देगा कि सर इस डेट को ये कंपनी आने वाली है, और टाइमिंग ये रखा हुआ है, क्राइटेरिया ये रखा हुआ है ना, इतने बच्चों को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया है, ये बता देगा। लेकिन इसको फाइनली अप्रूव कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में आ रहे हैं, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी, क्योंकि सी में फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं। बाकी जिसमें भी थर्ड और फोर्थ आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। तो थर्ड और फोर्थ जिसमें भी आ रहा है समझ जाओ। आप लोगों ने तीनों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया। पीयूष, अंकिता, अभिषेक, ब्रावो, बहुत बढ़िया, शानदार, सही दिया आप लोगों ने। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फैकल्टी नॉर्म्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये एआईसीटी है ना, फैकल्टी नॉर्म्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआई डी जो है वो AICTE लिखा हुआ। फैकल्टी नॉर्म्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय NCVET, UGC, NSQF और AICTE। आपको सबके फुल फॉर्म तो पता ही है। अगला नेक्स्ट डे के करे क्या सर, क्यों, ठीक है कर लेंगे नेक्स्ट डे। ये वाला तो बताओ, ये तो बताओ पहले, मुझे जाना है अभी। ओके ठीक है ना, ये वाला बता दो। फैकल्टी नॉर्म्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर प्रिस्क्राइब्ड बाय NCVET, UGC, NSQF और AICTE। फैकल्टी नॉर्म्स टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए कौन प्रिस्क्राइब करता है, आपको फुल फॉर्म पता ही है। NCVET यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, UGC इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NSQF इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और AICTE इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बताओ, बाकी दो लोग भी बता दो फटाफट। ये तो डी बता रहे हैं पीयूष। फैकल्टी नॉर्म्स कौन प्रिस्क्राइब करता है टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए फैकल्टी नॉर्म्स कौन प्रिस्क्राइब करता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। पीयूष डी बता रहे हैं, बाकी लोग नहीं बता रहे हैं। अभिषेक, तो आंसर डी ही करेक्ट है, AICTE करता है। AICTE टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए फैकल्टी नॉर्म्स कौन बताता है, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए फैकल्टी नॉर्म्स जो है वो AICTE बताता है। क्लियर है, आप लोग जा सकते हो। एक आध क्वेश्चन और देखना है क्या, चलो 11 तक अपन ने देख ली है, चलो बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। और भी दूसरे आएंगे, तो ये तो है ही है, और भी 10-12 क्वेश्चन दूसरे आएंगे तो वो कल कर लेंगे, ठीक है। आप लोग जा सकते हैं।